बहन और भाइयों, रायबरेली अब बदल चुका है। रायबरेली के साथ पहले लोग बोलते थे कि वीआईपी जनपद है, वीआईपी संसदीय क्षेत्र है, लेकिन वीआईपी के नाम पे यहां बदहाली थी, अराजकता थी, अभाव था, गरीब को शासन की योजना नहीं मिलती थी और इससे बदहाल तस्वीर और क्या हो सकती थी। बहनों और भाइयों, जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कही थी, उन्होंने उस पीड़ा को कहा था कि 1 रुपया भेजता हूं, नीचे केवल 15 पैसा पहुंचता है, बाकी 85 पैसा कौन खाता था। बहनों और भाइयों, ये 85% खाने वाले लोग कोई और नहीं थे, ये वही कांग्रेस के लोग थे, वही समाजवादी पार्टी के लोग थे, जो लोग इन गरीबों को, जो पिछले 9 वर्ष के अंदर आवास मिले हैं, हर गरीब के घर में शौचालय बना है, आज जो सड़कों का जाल बिछा है, आज जो यहां पे 900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार रक्षाबंधन के ठीक पहले बरेली जनपद को प्राप्त हो रही, आप रायबरेली जनपद को प्राप्त हो रही हैं, इसके लिए मैं आपको सबको बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और यहां के जनप्रतिनिधियों का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। बहनों और भाइयों, विकास आज की आवश्यकता है। नौजवान की आकांक्षा को यही विकास आगे बढ़ाएगा। अन्नदाता किसान के चेहरे पर यही विकास खुशहाली लाएगा। हमारे कारीगर और हस्तशिल्पियों को यही सम्मान देगा। हमारे बुजुर्गों के वृद्धावस्था का सहारा यही बनेगा। और उस विकास के साथ जोड़ने के लिए आपने यहां पर हमें विधायक दिए और विधायक देने के बाद अब विकास की इस प्रक्रिया को द्रुत गति से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए रायबरेली को आज आपने देखा होगा। याद करिए यहां की मॉडर्न कोच फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री 12 में बनी थी, 14 तक कांग्रेस के विकास की तरह वह घिसती हुई जा रही थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री अब तो रायबरेली की पहचान बन चुकी है। बहनों और भाइयों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 25-26 में इस मॉडर्न कोच फैक्ट्री ने पिछले वर्ष 2156 कोचेज का निर्माण किया और ये रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। और पहली बार मई 2026 में भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप वंदे भारत एक्सप्रेस का जो वंदे भारत ट्रेन बनी है, वंदे भारत का पूरा ट्रेन सेट का रोल आउट इसी मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में बनी। अब रायबरेली का नाम न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के अंदर गौरव के साथ लिया जा रहा है। बहनों और भाइयों, याद करिए आपके सांसद इस समय क्या क्या गुल खिला रहे हैं। वे युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, भारत की विरासत को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष ने तो सभी हदें पार कर दिए हैं और कांग्रेस के वास्तविक संस्कार को भी उजागर कर दिया है। कल वो हनुमानगढ़ी गए थे, अयोध्या में, हमारा पवित्र धाम है। बड़ी आस्था के साथ, सात्विक भाव के साथ हम जाते हैं।
बजरंग बली के लिए तो मंगलवार के दिन हर हिंदू व्रत रखता है। बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरेहो क्लेश विकार, सब प्रकार के क्लेश को, विघ्न बाधा को दूर करने वाला कोई है तो हमारे बजरंग बली हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, हम सब बजरंग बली के भक्त हैं, लेकिन बाबरी के भक्तों का कल आचरण आपने देखा होगा। हनुमानगढ़ी में जाते हैं और बाद में अपने एक कार्यालय में जाकर के मछली का दावत उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी इसी को कहते हैं कि मुंह में राम और बगल में छुरी। ये वही लोग हैं। राहुल जी कहते हैं बेटियों को भड़काने का काम कर रहे हैं, कहते हैं मनुस्मृति से बाहर निकलिए। भाई, भारत की परंपरा तो ऐसी है, आप माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गलत तथ्यों से अवगत तो मत कराइए। आपको मनुस्मृति को मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन मनुस्मृति की अच्छाइयों को भी बताइए और बुराइयों को भी बताइए, बहस करिए इस पर। अथर्ववेद जिसकी चर्चा करता हो, शतपथ ब्राह्मण में जिसकी चर्चा हुई हो, महाभारत जिसके बारे में चर्चा करता और मत्स्य पुराण जिसकी महिमा का गान करता हो, उस मनु को आप अपमानित क्यों करना चाहते हैं? आप माने ना माने, कभी हमने नहीं कहा। आप तो राम की विरासत को भी अपमानित करते हैं। आपकी पार्टी ने तो कह दिया था कि राम हुए ही नहीं, लेकिन आज अयोध्या में कल भी आचरण आपकी पार्टी का और आपके नेताओं का आचरण देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है। आप माने ना माने, लेकिन याद रखना, आज भी हर सनातनी जिस काल गणना को मानता है, वह काल गणना किसी और ने नहीं दी है। राहुल जी, वह काल गणना मनु ने दी है, और वह काल गणना है जब पलक झपकता है उसको निमेष कहते हैं। हमारे यहां काल गणना पलक झपकने को निमेष कहते हैं। 25 निमेष का एक काष्ठा होता है और एक 30 काष्ठा का एक कला, 30 कला का एक मुहूर्त और 30 मुहूर्त का एक अहोरात्र। अहोरात्र का मतलब एक पूरी रात और दिन मिलाकर के एक अहोरात्र होता है। 15 दिन यानी एक 15 अहोरात्र का एक पक्ष होता है और 2 पक्ष का, यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, हर महीने में 2 पक्ष चलते हैं, तो 2 पक्ष का एक माह होता है। 6 माह का एक अयन होता है और 2 अयन का एक वर्ष होता है। याद रखना, मकर संक्रांति का आयोजन जब हम करते हैं, भगवान सूर्य जब उत्तरायण में आते हैं तो मकर संक्रांति आती है। हम लोग नदियों में स्नान करते हैं, प्रयागराज में माघ का मेला लगता है। हम लोग जाते हैं, संगम में स्नान करते हैं, और भीष्म पितामह ने तो उत्तरायण आने के लिए अपने शरीर को सरसैया में वेदना में झेलते रहे, लेकिन उत्तरायण आने के बाद ही अपने प्राणों को छोड़ा था। ये 2 अयन का एक वर्ष होता है। और याद रखना, इससे बड़ी काल गणना दुनिया में नहीं। 43,32,000 वर्ष का एक महायुग हमने माना है, एक पर्याय माना है। 31 पर्याय को एक मनवंतर के रूप में माना है और 14 मनवंतर को एक कल्प के रूप में माना है। यह भारत का काल गणना है और ये किसी और ने नहीं। राहुल जी, ये आपके नाना ने नहीं दिया है, पर नाना ने नहीं दिया है, आपकी दादी ने नहीं दिया है, ये दिया है मनु ने दिया है, ये मनु ने दिया है। और जिसको आज भी हर सनातनी जिसका पालन करते अपने पर्व और त्योहारों को मानता है।
मैं मानता हूं कि आपका विश्वास भारत की सनातन परंपरा में नहीं है। आप यूपी के बाहर जाते हैं, रायबरेली और अमेठी आपके लिए वोट बैंक प्राप्त करने का केवल माध्यम रहा है। आप यूपी के बाहर जाते हैं तो यूपी की निंदा करते हैं, भारत के बाहर जाते हैं तो भारत की निंदा करते हैं। देश की सीमाओं पे, देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों को कटघरे में खड़ा करते हैं, भारत की विरासत को अपमानित करते हैं, नौजवानों को भरमाने का काम करते हैं। लेकिन भारत का नौजवान बुद्धिमान है, प्रतिभाशाली है, वह आपके बहकावे में आने वाला नहीं है। आपने देखा होगा जंतर मंतर की घटना में जिस बेटी ने प्रधानमंत्री जी के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की थी, उसने अगले एक सप्ताह के अंदर माफी भी मांगी और उसके माता पिता ने भी माफी मांगने के लिए मजबूर हो गए थे। आपके संस्कार हो सकता है भारत की परंपरा के साथ मेल न खाते हो, लेकिन कम से कम हमारी वर्तमान पीढ़ी के जीवन के साथ खिलवाड़ न करें। आप विकास नहीं करा सकते, विकास में आपकी रुचि नहीं, रायबरेली के विकास में आपकी रुचि नहीं। एक जिम्मेदार नेता के रूप में आपको आचरण करके लोगों के सामने एक मिसाल प्रस्तुत करनी चाहिए थी। बहनों और भाइयों, सर्वाधिक समय तक रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस और कांग्रेस के द्वारा थोपे गए लोग जनप्रतिनिधि के रूप में नेतृत्व दिए हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी भारत की आजादी के इन क्रांतिकारियों को, इन नायकों को सम्मान देने का कार्य नहीं किया, क्योंकि सम्मान में ये मानते हैं कि सम्मान तो केवल यहां एक परिवार का होता है। इनका मानना है केवल उनके परिवार का सम्मान मिलना चाहिए, यानी केवल कांग्रेस का मानना है कांग्रेस को सम्मान मिले और समाजवादी पार्टी को कहना है कि केवल सेफई सिंडिकेट को सम्मान मिले। बहनों और भाइयों, इस सेफई सिंडिकेट एक दूसरा है। कोई भी गुंडा होगा आपके कस्बे में, आपके क्षेत्र में, आपके जनपद में, आपके प्रदेश में, वह गुंडा अपने को संस्कारों से समाजवादी पार्टी के नजदीक पाता है, उसके नजदीक पाता है। उनका काम था गरीब की जमीन पे कब्जा करना, व्यापारी से चौद वसूली करना, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाना, और राहुल गांधी के ही संस्कारों में रंगे हुए समाजवादी पार्टी के बबुआ का भी एक बयान परसों आया है। कहते हैं समाजवादी पार्टी इसलिए नहीं टूटी क्योंकि हम तो एक ही परिवार के 5 सांसद हैं, यानी एक ही परिवार, यानी वे मानते हैं बाकी जितने सांसद उनके हैं वे सभी किसी लायक नहीं हैं, केवल एक परिवार के लोग ही सांसद हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी बनी है। बहनों और भाइयों, ये लोग वोटों के सौदागर हैं। इन्होंने प्रदेश की पहचान के सामने संकट खड़ा किया था, उत्तर प्रदेश को पत्रों प्रदेश बनाया था। दंगा, कर्फ्यू, भ्रष्टाचार, ये यूपी की नीति बन चुकी थी। गरीबी, बदहाली, ये यूपी की बदहाली बन चुकी थी। गरीब के हक पर डकैती पड़ती थी। बिजली के बारे में मनोज पांडे जी कह रहे थे, एक सप्ताह दिन में, एक सप्ताह रात्रि में, वो भी 3 घंटे के लिए बिजली आती थी। यानी बिजली पर अधिकार भी केवल सेफई सिंडिकेट का, नौकरी पे अधिकार भी उन्हीं का, गरीब के राशन पर भी उन्हीं का अधिकार, विकास की योजनाओं पर भी उन्हीं का अधिकार। कोई विकास नहीं।
नौजवान की नौकरी पे डकैती डालते थे, गरीब की जमीनों पर कब्जा करते थे, बेटी और बहनों की सुरक्षा में सेंध लगाते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश आज बदल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब नए उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं, नया उत्तर प्रदेश। आज का ये नया उत्तर प्रदेश, बहनों और भाइयों, यहां पे अब बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता और सरकार का पहले से तय, पहले से ही जीरो टॉलरेंस कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध लगाएगा तो दो ही जगह होगी, या तो जेल या जहन्नुम, इसके अलावा तीसरी जगह नहीं होगी। बहनों और भाइयों, आज प्रदेश में 16 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन मिल रहा है। पहले ये राशन एक कांग्रेसी और ये सपाई चट कर जाते थे। आज प्रदेश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत की सुविधा में या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत फ्री में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त हो रहा। हर वर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य उपचार किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में वे करा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। आज प्रदेश के अंदर जब नौकरी निकलती है तो रायबरेली का नौजवान भी नौकरी प्राप्त करता है। मैं पूछता हूं कि बाबू कहां से, या कोई बेटी आती है, मैं पूछता हूं बेटी कहां से हो, कहती रायबरेली से। रायबरेली की बेटी भी नौकरी पाती है, रायबरेली का बेटा भी आज नौकरी प्राप्त करता है। ये है आज कोई भेदभाव नहीं, विकास में कोई भेदभाव नहीं। हमने अगर राणा बेनी माधव भगत सिंह जी के नाम पर स्मारक बनाया है तो अपनी ही पार्टी के नेता, पूर्व विधायक स्वर्गीय दल बहादुर कोरी के नाम पर भी राजकीय पॉलिटेक्निक का नामकरण करके सलोन में उन्हें सम्मानित किया है। मैंने आज ही कहा है, हम लोग आए हैं राणा बेनी माधव भगत सिंह जी को सम्मान देने के लिए, लेकिन ये सम्मान तब तक अधूरा है जब तक बीरा पासी जैसे वीरों को सम्मान न मिले, और इसलिए बीरा पासी की प्रतिमा भी लगेगी, उनका भी भव्य स्मारक बनेगा। ये रायबरेली तो किसानों के बलिदान की साक्षी रही है। कांग्रेस बुला गई, उनको लगता है जैसे कांग्रेस के आने के बाद ये सब कुछ देश ही बना है। ये प्राचीन देश है, कांग्रेस ने देश को बांटा, कांग्रेस ने समाज को बांटा, कांग्रेस ने संविधान का गला घोंटा और आज फिर समाज को बांट करके तुष्टीकरण की नीति पर चल करके देश को की सामाजिक एकता को छिन्न भिन्न करने के लिए ये लोग विदेशी पैसे के बल पर भारत की सामाजिक एकता को खंडित करना चाहते हैं। हमें सतर्क और सावधान होकर के प्रवर्तमान में मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे विरासत और विकास के इस अभियान को आगे बढ़ाना चाहिए। बहनों और भाइयों, कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आचरण अयोध्या में आपने देखा होगा। ये भारत की विरासत को अपमानित करने जैसा है। याद करिए, ये लोग पहले राम की विरासत पर प्रश्न उठाते थे, कहते थे राम हुए ही नहीं। कृष्ण की विरासत पर प्रश्न खड़ा करते थे, कहते थे कृष्ण हुए ही नहीं। और आज जब अयोध्या में 500 वर्षों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य संपन्न हुआ है, ये लोग उसको पचा नहीं पा रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं धन्यवाद दूंगा श्री मनोज पांडे जी को। विधानसभा का सत्र चल रहा था,
कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रस्ताव आया था और कांग्रेस की तरफ से भी यहां पर हमारे सामने विधानसभा में प्रस्ताव आया था कि भाजपा के लोग तो अयोध्या गए, हम लोग भी अयोध्या जाना चाहते हैं। मैंने स्पीकर साहब से कहा, मैंने कहा सभी सदस्यों को एक दिन अयोध्या की यात्रा में भगवान राम के मंदिर का दर्शन कराने के लिए लेके चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब भी सरकार कहेगी हम सभी विधायकों को लेके पहुंचेंगे। और बहनों और भाइयों, जैसे ही योजना बनी, समाजवादी पार्टी ने उससे अपने आप को विड्रॉ कर दिया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन मनोज पांडे जी ने कहा नहीं, राम, हमारे मतभेद भले ही पार्टी के स्तर पर हो सकते हैं, राम के साथ हमारे मतभेद नहीं हो सकते। राम हमारे प्रभु हैं, हमारे आराध्य हैं, और समाजवादी पार्टी की इन बेड़ियों को तोड़ करके मैं अयोध्या जाऊंगा। और वे अयोध्या आए। उसकी कीमत उन्हें क्या चुकानी पड़ी? यानी प्रभु राम के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने की कीमत क्या थी कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उन्हें समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हमने कहा चिंता मत करिए, आप भारतीय जनता पार्टी में आइए। आपने राम भक्ति दिखाई, आपने कहा प्रभु हमारे राम हैं, राम हमारे प्रभु हैं, आपका सम्मान है, हम आपका सम्मान करेंगे, आप आइए पार्टी में। और उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के आगे की राजनीतिक यात्रा को प्रारंभ करने का निश्चय किया है। बहनों और भाइयों, जो राम का होगा वो हमारे काम का होगा, जो राम का नहीं होगा वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। जाके प्रिय न राम वेदे ही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। वह कितना भी प्रिय क्यों न हो, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। हम सबका और इस अवध क्षेत्र के लोगों का तो संकल्प होना चाहिए। बहनों और भाइयों, 17 के पहले आप यूपी के बाहर जाते थे, पहचान का संकट होता था। लोग कहते थे अरे अच्छा, उत्तर प्रदेश से जहां कर्फ्यू लगता है, जहां दंगे होते हैं, जहां उपद्रव होते हैं, यही तो आपकी पहचान थी। और आज आप जाएंगे देश के अंदर कहीं भी, दुनिया के अंदर कहीं भी, आप बोलेंगे कि मैं यूपी से हूं और उसमें भी कहेंगे कि मैं अवध क्षेत्र से हूं, तो दूरी बनाने वाला व्यक्ति भी आपके नजदीक आकर के गले मिलने को तैयार होता है, आपके साथ प्रभु राम की प्रतिकृति को देखता है। आपके साथ प्रभु की प्रतिकृति को देखता है। कितना सम्मान मिलता है जब सामने वाले के चेहरे खिलते हुए दिखाई देते हैं। बहनों और भाइयों, जीवन में इससे बढ़कर के कोई सम्मान नहीं हो सकता। याद करिए, सम्मान भी मिल रहा है और गरीबों को उसका हक भी मिल रहा है। गरीब को हक भी मिल रहा है। हमने जाति नहीं पूछी आवास के लिए। कांग्रेस 50 वर्ष में जितने लोगों को आवास नहीं दे पाई, हमने मात्र 9 वर्ष में उतने लोगों को यहां आवास उपलब्ध करवाया है। रायबरेली में प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास उपलब्ध करवाए हैं, उससे ज्यादा उपलब्ध करवाए हैं। कांग्रेस 50 वर्ष में जितने लोगों को शौचालय नहीं उपलब्ध करवा पाई, उससे कई गुना ज्यादा परिवारों के घर में शौचालय बने हैं। युवाओं को नौकरी दिए बिना भेदभाव के, नौजवान के लिए रोजगार के लिए सीएम युवा योजना लॉन्च की है। अभी मंच पर मैंने तमाम लोगों को वहां उसका अधिकार पत्र भी दिया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। सपेरा समुदाय घुमंतु जाति होती थी, अब तो हमारी सरकार ने घुमंतु विकास बोर्ड बना दिया है प्रदेश में, उनके लिए भी एक विकास बोर्ड बनेगा। सपेरा समुदाय को भी अब जमीन के पट्टे मिले हैं, उनके लिए आवास भी स्वीकृत हुआ है। यानी दोहरा लाभ। जब अच्छी सरकार आती है तो अच्छा कार्य करती है।
याद करिए, शिक्षा मित्रों को समाजवादी पार्टी ने अधर में लटकाया था। हमने उनके मानदेय को 3,000 से 10,000 किया, 10,000 से अब 18,000 किया और 5 लाख रुपए की उनको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी दी है। उनको 5 लाख रुपए की कैशलेस प्रतिवर्ष कैशलेस चिकित्सा सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाई है। और यही नहीं, कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के साथ साथ उन्हें बैंक में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी दी है। अगर दुर्भाग्य से किसी शिक्षा मित्र या किसी अनुदेशक की किसी दुर्घटना में दिव्यांगता होती है, दुर्भाग्य से मौत होती है, उसके परिवार को 30 लाख से लेकर 35 लाख रुपए की नगद सहायता बैंक54 करवाएगा। ये गारंटी सरकार दे रही है। हमने कल प्रदेश भर के 3,54,000 रसोइयों को लखनऊ में 4 योजनाओं से आच्छादित किया। पहले 2017 के पहले उनको मानदेय मिलता था 1,000 रुपया और वे बेचारे भी कभी आते थे कभी नहीं आ पाते थे, क्योंकि तब तो मिड डे मील को सपा के गुंडे खा जाते थे, सारा खा जाते थे, बच्चों को कुछ मिलता ही नहीं था। हमने उनके मानदेय को पहले किया 2,000, कल हमने किया उसको 3,000। हमने उनको दूसरा लाभ दिया है 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था। किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के वे अपना उपचार करा सकते हैं। तीसरा हमने दिया है कि किसी रसोइया की दुर्भाग्य से कोई दुर्घटना होती है, दिव्यांगता होती है, मृत्यु होती है, परिवार के लोगों को तत्काल 2 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। और चौथा किया है कि उन्हें ड्रेस के लिए केवल 500 रुपया मिलता था, हमने उसको 1,000 रुपया कर दिया है। बहन और भाइयों, अच्छी सरकार होती है बिना भेदभाव के सबको लाभ मिलता है। ये रसोइया तो सब जाति के हैं, शिक्षा मित्र भी सभी जातियों के हैं, अनुदेशक भी सभी जातियों के हैं, जिन महापुरुषों का स्मारक बनाए जा रहे हैं ये सभी जातियों के हैं। कांग्रेस की पीड़ा तो है अयोध्या में राम मंदिर क्यों बन गया, क्योंकि ये तो कहते थे राम हुए ही नहीं। समाजवादी की पीड़ा भी यही है कि जिन राम भक्तों पर हमने गोली चलाई थी, अंततः राम भक्तों का संकल्प पूरा हुआ। जो राम भक्त नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अवध क्षेत्र तो सबसे ज्यादा इस आंदोलन में सहभागी बना था। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। गांव के गांव थे जिन्होंने 500 वर्षों में चप्पल नहीं पहनी थी, सिर में पगड़ी नहीं पहनी थी। एक ही संकल्प था, जब प्रभु राम फिर से विराजमान होंगे हम अपने सिर में पगड़ी लगाएंगे और पैरों पे चप्पल तब पहनेंगे। वह संकल्प पूरा हुआ है। डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा हुआ। लेकिन फिर से अयोध्या को अपमानित करने का काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। लगातार आपकी विरासत को अपमानित कर रहे हैं। आपको योजनाओं से वंचित पहले किया, विकास से वंचित किया और महापुरुषों का अपमानित किया, विरासत को अपमानित किया, नौजवान की नौकरी में सेंध लगाई, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाई। उत्तर प्रदेश को इन्होंने उपद्रव प्रदेश बनाया। और जब उत्तर प्रदेश आज अपनी पहचान के लिए देश के अंदर मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, तो इनको ये अच्छा नहीं लग रहा है। बहन और भाइयों, आज यहां पे जो ये 900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात रायबरेली को प्राप्त हो रही है, जिसमें 879 करोड़ रुपए की परियोजना तो केवल रायबरेली के अन्य विकास की योजनाओं की है और 25 करोड़ का प्रोजेक्ट आपके राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी की स्मारक और ऑडिटोरियम का है। ये सभी कार्य आज रायबरेली की जनता को उपलब्ध हो रहे हैं। अब रायबरेली में एम्स भी काम करना प्रारंभ कर दिया है। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन सरकार का वह कार्य है
जो रायबरेली को आज एक पहचान दे रहा है। ये कांग्रेस के लोग आज रोजगार को में इनको बोलने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। कांग्रेस ने एक एम्स बनाया था, मोदी जी ने, अटल जी ने उसे 7 तक पहुंचाया और मोदी जी ने उसे 23 तक पहुंचाने का काम किया। 23 एम्स। आईआईटी, आईआईएम की संख्या कई गुना बढ़ी। एक्सप्रेसवे, रेलवे, मेट्रो का भारी विस्तार हुआ। आज देश के अंदर यूपी ने और दुनिया के अंदर भारत ने अपनी एक पहचान बनाई है। बहनों और भाइयों, इस पहचान पर सेंध लगाने का काम कर रहे हैं ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दल। ये लगातार भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करेंगे। हमें इससे सतर्क रहना पड़ेगा और इसीलिए आज मुझे रायबरेली में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आप सबका अभिनंदन करूंगा। आपने लंबे समय तक इंतजार किया और हम लोग यहां पर आज आए हैं, इन विकास की परियोजना की सौगात दे रहे हैं। अभी 28 को रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन की सौगात हमने कल रसोइयों से की है। 26 को फिर एक नई योजना अपनी माताओं के लिए हम घोषित करने वाले हैं, प्रदेश भर की माताओं के लिए घोषित करने वाले हैं।